एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में भारत और समकालीन विश्व का लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उसमें अपने सपनों का संसार रचा था, जो कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। ठीक है। और इस अध्याय में हमने पढ़ना था, जो मुख्य विषय था इसमें क्या था कि जिस काल्पनिक अभिव्यक्ति की सारियो ने कल्पना की थी, जिसकी कल्पना सारियो ने की थी, वो 19वीं सदी के दौरान एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में काफ़ी बदलाव लेकर आई थी, परिवर्तन लेकर आई थी। जिस समय फ्रांस निरंकुश शासन से मुक्त हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हमारा ये दायित्व बनता है कि जो यूरोप के अन्य लोग हैं उनको भी निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है वो किस तरह से आई, या राष्ट्रवाद का जो विचार है वो किस तरह से पनपा था। तो शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो हमें राष्ट्र राज्य ऐसे नहीं मिलते जैसे कि आज हैं। आज जिन देशों को हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी अपने क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश शासकों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। और ये जो लोग थे ये अपने सामूहिक पहचान या अपने आप को किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। क्यों? वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह सदस्य थे। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वो कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड के जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग था जो वो पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग की जो सीमाएँ थी उनके भीतर भी जो भारी संख्या में जो खेती करने वाले लोग थे वो अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे हम बात करें तो उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की ओर ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउनिन लोग। यानी कि ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। यानी कि जो राष्ट्रवाद का विचार था वो अचानक पनपने वाला नहीं था। पहले इन तरह तरह के समूहों में जो आपस में बांधने वाला तत्व क्या था, वो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी कि जो वो लोग थे वो क्या आपस में किस तरह से बंधे हुए थे। जो ये इस तरह तरह के समूह आपस में बंधे हुए थे वो केवल किस थे, क्योंकि उनकी जो निष्ठा थी वो सम्राट के प्रति थी। तो फिर ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे पनपा? कुलीन वर्ग और नया वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का मालिकाना हक था, वो कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि जो समाज जो बटा हुआ था उनमें जो कुलीन वर्ग था वो सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बटे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थे। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। कौन? कुलीन वर्ग। यानी कि कुलीन वर्ग के पास ज़मीन का मालिकाना हक भी था। ठीक है। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ये सबसे प्रभावशाली वर्ग था।
राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए होते थे। मगर इनमें खास बात ये थी कि ये देखो ये शक्तिशाली वर्ग था, कुलीन वर्ग, लेकिन संख्या के लिहाज से यानी अगर जनसंख्या देखी जाए तो एक छोटा सा समूह था और जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। कुलीन वर्ग उच्च वर्ग था जो जिनके पश्चिम में जो ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार छोटे काश्तकार थे, ये तृतीय वर्ग में आते थे। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। यानी कि शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय किस तरह से हुआ था? औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से, जिनका अस्तित्व बाजार के ये उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हो गया था। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग, जो उद्योगपति, व्यापारी व सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्यम और पूर्वी वर्ग में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक बहुत छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए थे। जो ये उदारवादी थे उनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? अगर हम बात करें तो यूरोप के 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो ये विचार था वो उदारवाद के बहुत करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या है? आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। यानी कि अगर हम ये कहें कि उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या मानते थे, उनके लिए राष्ट्रवाद क्या था? उनके लिए राष्ट्रवाद था कि व्यक्ति को आज़ादी मिले और हर व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी मिले। राजनीतिक रूप से उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। ये ऐसा नहीं चाहते थे कि सब वोट दें, सब मताधिकार दें। अगर हमें याद हो कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का जो पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ पर मत देने और चुनाव यानी चुने जाने का जो अधिकार था वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। यानी जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जिन पुरुषों के पास कहा जाए, क्योंकि महिलाओं का अधिकार नहीं था, जिन पुरुषों के पास संपत्ति थी उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त दिया गया था, यानी मत देने का अधिकार दिया गया था। मगर जब नेपोलियन की सहायता जारी हुई तो पुनः सीमित मताधिकार वापस आ गया। उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। संपूर्ण जो 19वीं और 20वीं सदी रही, इसके आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद किस पर बल देता था? बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को कम करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान में उभरते मध्यम वर्ग की ये जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का ही उदाहरण देते हैं। क्या कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से
जो छोटे छोटे प्रदेश थे उनको मिलाकर, यानी छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। इनमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। ठीक है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार उसे 5% तक सीमा शुल्क देना पड़ता था। वो शुल्क अक्सर किस तरह से लगाए जाते थे, वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि देखो हर क्षेत्र की अपनी अपनी नापतोल की व्यवस्था थी और हिसाब लगाने में भी क्या लगता था, समय लगता था। मसलन कपड़े को मापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर खरीदता था, यानी कि नापतोल की सबकी अलग अलग जो थी वो अलग अलग व्यवस्था थी। जैसे अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा गया तो वो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। अगर मेज में ख़रीदा गया तो 55.1 सेंटीमीटर, अगर न्यूरेमबर्ग में ख़रीदा गया तो 65.6 सेंटीमीटर और अगर फ्राइडबर्ग में ख़रीदा गया तो 53.5 सेंटीमीटर। अब देखो नए वाणिज्य वर्ग की ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए कि कैसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तु, लोग और पूंजी का जो आवागमन है वो बाधा रही थी। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। उस शुल्क संघ का नाम क्या था? जाल्वे राइन। क्या था? जाल्वे राइन, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस शुल्क संघ ने क्या किया? शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जो मुद्राओं की संख्या थी उनको घटाकर 2 कर दिया। पहले वो 30 हुआ करती थी। इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ाई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण का सहायक बनाया गया और उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। समझ में आ गया ना कि जो उदारवादी वर्ग था वो क्या चाहता था? उदारवादी मानते थे कि राष्ट्रवाद का अर्थ है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी हो, कानून के समक्ष बराबरी हो। वो राजनीतिक रूप से तो ऐसा चाहता था कि इस तरह की सरकार हो जो आपसी सहमति से बनी हो। ठीक है, लेकिन उनके लिए इसका मायना भी अलग था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो ये था, जो मत देने का अधिकार था वो केवल संपत्तिवान लोगों को ही दिया गया था, पुरुषों को ही दिया गया था। महिलाओं को और जिन व्यक्तियों के पास, जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी, उन्हें मताधिकार के से वंचित रखा गया था। फिर वो आर्थिक क्षेत्र में क्या चाह रहे थे? आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी चाहते थे कि उदार बाजारों की मुक्ति हो, चीज़ों की और पूंजों की आवागमन पर जो राज्य शुल्क लगा रहा है, जो नियंत्रण लगा रहा है, उसे ख़त्म किया जाए। ठीक है। और जो शुल्क लगे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज़ें जाती थी उस पर जो शुल्क लगते थे वो हर जगह वो शुल्क लगा करते थे। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर 1833 की बात करें तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर जब अपना माल बेचता था एक व्यापारी, तो उसे 11 सीमा नाकों से गुजरना पड़ता था और लगभग उसका 5% सीमा शुल्क तो ऐसे ही चला जाता था। और ये सीमा शुल्क ये शुल्क किस तरह लगाए जाते थे? वस्तुओं के वजन में उसके आकार के अनुसार लगाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1815 का एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी कि 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई तो जो वहाँ की सरकारें हैं वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी क्या मानते थे? वो मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं हैं, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है और परिवार, इसको बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, उन्होंने उससे ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण और राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था। वे राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। समझ में आया ना? पहले हमने पढ़ा है उदारवादियों के बारे में। अब क्या है
जब नेपोलियन की हार हो गई तो क्या था, जो सरकारें थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी और उनका क्या मानना था कि अगर राज्य और समाज के जो राज्य और समाज में जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, ठीक है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है और परिवार को बनाए रखने जैसी जो भी विचारधारा है वो बनी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर भी रूढ़िवादी क्रांति से पहले के दौर में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से ये जान चुके थे जो नेपोलियन ने परिवर्तन किए थे वो परिवर्तन राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत कर सकते थे, राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते थे। ठीक है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक नया समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूवो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, क्या हुआ, 1800 जब नेपोलियन की हार हो गई तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी जो शक्तियाँ थी उन्होंने एक सम्मेलन किया, वियना की संधि 1815 में एक संधि तैयार की, जिसका क्या उद्देश्य था कि वो सारे बदलाव ख़त्म करने थे जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ब्रूवो वंश को हटा दिया गया था ब्रूवो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को फिर से खो दिया जो नेपोलियन ने जीते थे। ठीक है, और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस भविष्य में अपना विस्तार ही ना कर सके। ठीक है, उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर नए महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का हिस्सा दिया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना भी उनका लक्ष्य बन गया था। ठीक है, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने इन गतिविधियों को दबाना चाहा और वे जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े वो स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे जिनमें। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की समृद्धि उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी और इस नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था फ्रांस क्या था वो प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट आता है क्रांतिकारी। क्या हुआ, 1815 के बाद जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसमें दमन के भय ने अनेक उदारवादी जो थे उन उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया और उन्होंने बहुत से यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बना दिए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना की कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का एक महान क्रांतिकारी जूसेप्पे मैसी। उसका जन्म
1807 में जिनेवा में हुआ था। उसने क्या किया, वो कार्बोनारी एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 साल की अवस्था में ही उसने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप में, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार मनुष्य ही राष्ट्र जो है वो मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः जो इटली था वो छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना इसका उद्देश्य था। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में काफ़ी गुप्त संगठन कायम हो गए। मैसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैसिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, इसको अच्छी तरह से दोबारा अपने बुक से पढ़ना। ठीक है।